जीवन की जो खुशी है वो फिर आ जाए। लगभग 26 ऐसी बातें। सबसे पहली एक्सेप्टेंस। सबसे पहला है एक्सेप्टेंस। क्या हमने स्वयं को स्वीकार किया है? जो मेरे साथ व्यक्ति रहते हैं, पति पत्नी बच्चे, क्या उनको स्वीकार किया है? क्या जीवन की परिस्थितियों को स्वीकार किया है? क्या जीवन में आने वाली कठिनाइयों को, अपनी ही कमी को, अपनी ही कमजोरी को, अपनी ही असफलता को स्वीकार किया है? शायद नहीं। और वही शायद जीवन में संताप का कारण है कि जीवन में जो कुछ है हमने उसे स्वीकार ही नहीं किया, अंदर से मन ने रिजेक्ट लिस्ट में डाल रखा है। जिस व्यक्ति के साथ हम जीवन बिता रहे हैं शायद उसी को रिजेक्ट कर रखा है, क्योंकि उसका स्वभाव जो कभी बहुत पसंद था और उसकी तरफ तीव्रता से आकर्षित हो गए थे, परंतु आज वही व्यक्ति अच्छा नहीं लगता। प्रेम अर्थात संपूर्ण स्वीकार। लव इज टोटल एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस अर्थात ये नहीं कि हमने हार मान ली। एक्सेप्टेंस अर्थात ये नहीं कि हम परिस्थितियों के आगे झुक गए। एक्सेप्टेंस अर्थात ये नहीं कि हम बदलेंगे ही नहीं। एक्सेप्टेंस अर्थात ये नहीं कि परिस्थिति बहुत विकराल है, मैंने उसे मान लिया, स्वीकार कर लिया और झुक गया और उसे बदलूंगा ही नहीं। ये गलत परिभाषा है। एक्सेप्टेंस मीन्स एक है रेजिस्टेंस, विरोध, दूसरी ओर है एक्सेप्टेंस। मैं स्वीकार करता हूं। हमें याद है हम एक स्थान पर गए थे, एक सेवा केंद्र, ब्रह्मा कुमारीज का ही। उस स्थान पर केवल 2 ही विद्यार्थी आते थे। आप यदि देखो ब्रह्मा कुमारीज के केंद्र विश्व भर में ढेर सारे सुबह की क्लास में 70-80 लोग रहते, वहाँ 2 ही थे। कोकण का वो एरिया था। हमने उस बहन से पूछा कि यहाँ 2 ही आते हैं? उन्होंने कहा हाँ। और ऐसा नहीं कि वो लोग सेवाएं नहीं करते, पर उस बहन ने एक बात हमसे कही। उसने कहा इस परिस्थिति को मैंने प्रेम से स्वीकार किया है। इन्वर्टेड कॉमा, बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। इस परिस्थिति को मैंने प्रेम से स्वीकार किया है। तो जीवन में यदि पुनः खुशी आ जाए ये चाहना है तो स्वीकार करना पड़ेगा। जिसे हम बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करना पड़ेगा एट दैट मोमेंट, और ताकि हम तैयारी करें उसे बदलने की। तो सबसे पहली बात है एक्सेप्टेंस। स्वयं को देखना है मैंने किस किस को अस्वीकार कर रखा है, परंतु उसी के साथ जीना है। परंतु मन ने अस्वीकार किया, इसलिए दुख है, संताप है, दर्द है। जी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ऊपर से खुशी है, परंतु अंदर से पीड़ा है, क्योंकि स्वीकार नहीं किया है। यह पहली बात। दूसरा, बैलेंस। अति सर्वत्र वर्जते। जहां जहां अति होगी वहां दुख होगा, किसी भी चीज की, किसी भी बात की। मन उस पेंडुलम की तरह है, डोलता है, स्थिर नहीं रहता। धार्मिक स्थानों पर, पवित्र स्थानों पर जाता है तो एकदम पवित्रता पकड़ लेती है, सोचता है बस अब ऐसे ही हमारा जीवन भी होना चाहिए। परंतु फिर ब्रह्मचर्य से अब्रह्मचर्य खींचता है, फिर विकार खींचते हैं, फिर प्यूरिटी खींचती है,
फिर इम्प्यूरिटी खींचती है, डोलता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। बैलेंस, स्थिर करना है उसको। टू मच इन्वॉल्वमेंट, टोटल इंडिफरेंस। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, इतना नजदीक आ जाता है, और उसी व्यक्ति से फिर घृणा उत्पन्न हो जाती है। पेंडुलम स्विंग कर गया, इधर आ गया। टू मच अटैचमेंट, और फिर इधर। इसलिए मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है जिसे कहते हैं साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग। दो व्यक्तियों के बीच एक डिस्टेंस चाहिए, एक स्पेस टू ब्रीथ। बहुत ज़्यादा जहाँ समीपता आ जाती है, इंटीमेसी, वहाँ दर्द चालू होता है, अवगुण देखने चालू हो जाते हैं। इसलिए बैलेंस, ना अति ऊंचम ना अति नीचम, स्थिर बीच में। किसी ने कह दिया तो आपका वजन बहुत बढ़ गया है, ऐसी एक्सरसाइज करते हैं, ऐसी एक्सरसाइज करते हैं कि लकड़ी बन जाते हैं। इधर से उधर, उधर से इधर। एक अति भोगी और विलासी व्यक्ति अचानक वैराग को प्राप्त हुआ, महात्मा बुद्ध के पास गया। वो युवराज था, जवान था, पर जीवन में ऐसी कोई दर्द भरी घटना हो गई कि वैराग उदय हो गया, और उसने कहा मुझे भी सन्यासी बनना है। सन्यासी बन गया। सब लोग सीधे रास्ते से जाते, वो पथरीले रास्ते से जाता। सब लोग 2 बार भोजन करते, वो 1 बार। पहले अति भोग में डूबा हुआ था, अभी एकदम वैराग। और 6 मास में ऐसा दुबला पतला हो गया। महात्मा बुद्ध ने उसे कहा, बुलाया और पूछा, मैंने सुना है यहाँ आने से पहले आप वीणा बहुत अच्छी बजाते थे। उसने कहा, हाँ मैं तो बहुत प्रसिद्ध था। वो कहते हैं, मुझे बताओ यदि उसके तार बहुत टाइट सख्त हो तो क्या वो बजेगी? वो कहता है, नहीं, टूट जाएगी। अगर वो तार बहुत ढीले हो तो क्या बजेगी? वो कहता है, नहीं। तो कैसे होने चाहिए? मध्यम। जीवन की वीणा में भी संगीत तब बजेगा जब वो मध्यम होंगे। उसे बहुत तानो नहीं और बहुत ढीला भी नहीं छोड़ दो। अति भोग में ना डूब जाओ, और ना ही ऐसा संयमित कर दो नियम और मर्यादाओं से कि जीवन ही मुश्किल हो रहा है जीना। बीच में सेल्फ इंडल्जेंस, सेल्फ कंट्रोल, इन बिटवीन। तो ब्रिंग बैलेंस, ये दूसरा सूत्र है जीवन में पुनः खुशी लाने का। तीसरा है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी अर्थात रचनात्मकता, क्रिएटिविटी अर्थात सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी अर्थात न्यूनेस, कुछ तो नवीनता। उसी तरह का जीवन, वही उठना, वही सब कुछ, वही न्यूज़पेपर, वही चाय, और फिर वही ऑफिस, और वही ट्रैवल, और फिर घर आना, फिर वही सारे लोग और वही सारा काम। लंबा समय व्यक्ति एक ही तरह का काम करते करते थक जाता है। जब तक जीवन में नवीनता न आए, जीवन का सौंदर्य दिखाई नहीं देगा। नवीनता लानी है, कुछ ऐसे काम करने, कुछ ऐसे कार्य करने, स्मॉल एक्ट्स ऑफ गुडनेस, कि जो जीवन में फिर से खुशी भर दे, आनंद से भर दे मन को। छोटे छोटे ऐसी कुछ बातें जो फिर से हमें खुशी में ला ले। हम देखते हैं अस्पताल में कई बार कई लोग आते हैं जिनका कोई भी रिश्तेदार भर्ती नहीं है, फूल लेके आते, एक एक मरीज को एक एक फूल देके चुपचाप चले जाते हैं। स्मॉल एक्ट्स ऑफ गुडनेस। कोई अनाथ आश्रम, कोई वृद्धाश्रम, किसी की मदद कर देना, गोइंग आउट ऑफ वे, स्मॉल एक्ट्स ऑफ गुडनेस। कहाँ हम भाग रहे। एक अमेरिकन लेखक ने लिखा है कि एक बार मैंने एक बहुत सुंदर कार खरीदी, इतनी ब्रांड न्यू कार, और इतना अच्छा लगा मुझे वो कार में जब चला रहा था, और जब सड़क से चल रहा था न्यूयॉर्क की, अचानक किसी एक बच्चे ने
पत्थर मार दिया। और मुझे ऐसा गुस्सा आया, ऐसा गुस्सा आया, कौन है जो उसने अभी अभी खरीदी हुई कार को पत्थर मारा, एंड देयर इज अ डेंट, एंड आई वाज मैडली इन सर्च ऑफ हु इज द कल्प्रिट। और देखा कि एक बच्चा खड़ा है जिसके हाथ में और एक दूसरा पत्थर है। उसने उस बच्चे से कहा कि तुमने मारा? उसने कहा हाँ। लेखक ने पूछा क्यों? वो रोने लगा, कहा कि मेरा बड़ा भाई 2 साल बड़ा, वो होगा 7 साल का, अपाहिज है, व्हील चेयर पर है, गिर गया, खून बह रहा है। मैं कब से लोगों को रोक रहा हूं, कोई रुक ही नहीं रहा है, क्योंकि मैं, वो भारी है, मैं उसको फिर से नहीं उठा सकता, और इसलिए मैंने आखिरकार ये पत्थर मारा। लेखक शांत हुआ। उसने कहा कहाँ है? दिखाया। उस बच्चे को बिठाया, कुछ पट्टी ड्रेसिंग की। द ऑथर राइट्स, आई नेवर रिपेयर्ड माई कार अगेन। मैंने अपनी कार फिर कभी भी रिपेयर नहीं की। डोंट रन सो फास्ट इन लाइफ दैट somebody हैज टू थ्रो स्टोन एट यू टू स्टॉप यू। इतना भी तेजी से न भागो जीवन में कि किसी को पत्थर मार कर तुम्हें रोकना पड़े। और कहाँ हम भाग रहे हैं? मौन में सुनना है। आवाज शायद डिस्टरबेंस है। कहीं उस कार में बैठा हुआ लेखक मैं तो नहीं, जो इतना तेजी से भाग रहा है, इतना तेजी से भाग रहा है, बस भागे ही जा रहा है, भागे ही जा रहा है, भागे ही जा रहा है, रनिंग एंड पेंटिंग। कहाँ जा रहा है उसे ही नहीं पता, क्यों जा रहा है वो भी नहीं पता। एक ही उत्तर है, क्योंकि सब भाग रहे हैं। परंतु जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या यही जीवन का लक्ष्य है? अमेरिकन ऑथर जोशुआ लिबमन ने लिखा है कि जब मैं 22 साल का था, एक लिस्ट बनाई, एक फहरिस्त, कि जीवन में मुझे क्या क्या पाना है। घर, सुंदर पत्नी, बच्चे, पद, पोजीशन, फेम, नेम, ग्लोरी, वेल्थ, हैप्पीनेस, ये सब लिखा उसने, कि कोई मिस ना हो जाए। अभी जीवन की शुरुआत कर रहा हूँ, ये फहरिस्त है, कुछ मिस ना हो जाए इसमें से। और फिर वो उस लिस्ट को लेके जाके एक वाइस मैन, एक बड़ा सा बूढ़ा सा व्यक्ति होता है, अनुभवी, उसके पास जाता है और कहता है क्या ये ठीक है? क्या ऐसा तो नहीं कि मुझे पश्चाताप करना पड़े? और मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बचा है, सब कुछ ठीक है। वो बूढ़ा व्यक्ति एक कलम लेता है, सब कुछ काट देता है, और वहाँ 3 शब्द लिखता है, पीस ऑफ माइंड। इफ यू डोंट हैव दिस, यू हैव नथिंग। फर्स्ट अचीव दिस। यही 22 साल का लड़का जब बड़ा होता है तो जो सबसे प्रसिद्ध बुक है पीस ऑफ माइंड, वो लिखता है सब कुछ तो पाया पर शांति नहीं है। सब है, घर है, धन है, संपत्ति है, संबंध बहुत अच्छे हैं, ऊपर से सब कुछ अच्छा दिख रहा है, सारी सुख सुविधाएं है, पर मन अशांत है, अतृप्त है, असंतुष्ट है। देयर इज अ स्पिरिचुअल वैक्यूम विद इन। एक साइंटिस्ट ने अपनी जीवन कहानी लिखी है, आई हैव स्पेंट माई लाइफ इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, आई हैव स्पेंट माई लाइफ इन रिसर्चिंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, टुवर्ड्स द एंड ऑफ माई लाइफ आई फील लाइफ हैज स्लिप्ड थ्रू माई फिंगर्स। सारा जीवन मैंने परमाणु सब कुछ ढूंढने में लगा दिया, अनुसंधान में लगा दिया, परंतु जीवन की शाम में मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जीवन में जो करना था, जो पाना था, वो किया ही नहीं, जैसे जीवन उंगलियों से फिसल गया। इट इज लॉस्ट। अगला, डिजिटल डिटॉक्स। इतना इन साधनों में हम अपने आप को ना डुबो दे कि हम स्वयं ही खो गए। किसी ने एक चित्र भेजा था, परसों 12 तारीख को मदर्स डे है। मदर का बर्थडे मनाने के लिए, मदर्स डे मनाने के लिए सब लोग घर आए हैं।
4-5 लड़के, माँ बीच में बैठी है, बाकी सब बच्चे सर्कल में बैठे हैं, सब अपने मोबाइल में बिजी है। नीचे लिखा है हैप्पी मदर्स डे। डिसकनेक्ट टू रिकनेक्ट। जितना उसमें हम डूबते जाएंगे उतना स्वयं की चेतना से दूर हो जाएंगे और वो एडिक्शन ना बन जाए। वर्तमान समय एडोलेसेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंटरनेट एडिक्शन, टेक्सटिंग एडिक्शन। बीच में बेंगलोर निम्हांस में एक कन्या एडमिट की गई, 18 ईयर ओल्ड। टेक्सटिंग एडिक्शन, टेक्स्ट मैसेज करने का एडिक्शन हो गया है, इतना कि वो उसके सिवा रह नहीं सकती। अभी उसका ट्रीटमेंट चालू है। यदि मन शांत हो, शांति चाहिए और जीवन में खुशी चाहिए फिर से, तो अपने आप को डिसाइड करना पड़ेगा कितना स्क्रीन टाइम है हमारा। व्हाट इज माई स्क्रीन टाइम? बीच में ऐसी एक कॉन्फ्रेंस में विदेश की एक माता आई थी और गलती से उसका मोबाइल खो गया आते ही। अगले 3 दिन इधर थी कॉन्फ्रेंस में, जाते समय अनुभव सुना के गई, ऐसा दिव्य अनुभव हुआ, बहुत धन्यवाद भगवान को मोबाइल खो गया। नहीं तो वो बेचैनी रहती है हमेशा। उसके वाइब्स तो जैसे लोग हेल्थ के लिए डिटॉक्स करने जाते हैं, नेचर क्यूर, सारे टॉक्सिन्स बाहर निकालना, ये उनका लक्ष्य होता है। नाउ द नीड ऑफ द आवर इज डिजिटल डिटॉक्स। कितनी बार सारे दिन भर में मेल चेक किए जाते हैं, कितनी बार व्हाट्सएप चेक किया जाता है, एवरी 1 मिनट और एवरी हाफ मिनट। वहां से सोचना पड़ेगा हाउ मच वी आर ऑफलाइन, कैन वी स्टे ऑनलाइन फॉर सम टाइम। सुबह का समय, रात का समय, कुछ समय स्वयं के लिए देना है, जिसमें हम स्वयं के विषय में सोचे, अपने जीवन के विषय में सोचे, जीवन में जो दुख और दर्द और छिपा हुआ है, अतृप्ति, उसके विषय में सोचे, क्यों, वाई। तो डिजिटल डिटॉक्स। उसके बाद है एक्सरसाइज। एक व्यक्ति दुखी है, एक्सरसाइज करता है, उसके बाद में वो वैसा ही नहीं रहता, क्योंकि ब्रेन में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, वो बदल जाता है। इसके लिए अपनी व्यस्त दिनचर्या में कुछ समय ऐसा निकालना है जिसमें हम व्यायाम करें। वो व्यायाम प्राणायाम हो सकता है, योगासन हो सकता है, या फिर कोई और प्रकार का व्यायाम, परंतु 10 मिनट्स 20 मिनट्स उसको इंक्लूड करना है एज अ मस्ट इन लाइफस्टाइल। नहीं तो हम जिस वेग से दौड़ रहे हैं उसमें ये सब चीज़ों के लिए बहुत कम समय है। और ये हम केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से नहीं, मन की और अध्यात्म की दृष्टि से बोल रहे हैं। एक विद्यालय में स्वामी विवेकानंद कभी गए थे और देखा वहाँ के विद्यार्थी बहुत ही दुर्बल है, और उन्होंने एक बहुत ही ड्रामेटिक स्टेटमेंट कहा था, यू विल बी मोर नियर टू गॉड थ्रू फुटबॉल देन थ्रू भगवद गीता। पहले तो शरीर से इनको तंदुरुस्त बनाओ, पहले तो शारीरिक स्वास्थ्य दो, उसके बाद में अध्यात्म का चिंतन। पहले जो राजस है, तामस से राजस में आओ एक्टिविटी में, उसके बाद में सतो का चिंतन। उसके बाद है forget and forgive। अगला है forget and forgive, अर्थात भूल जाओ और माफ कर दो। हर एक के जीवन में ऐसी दर्दनाक घटनाएं हुई है,
कि हमने ऐसे कोई व्यक्ति है जिनको बिल्कुल माफ़ नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसे किए, हमारे जीवन को जिन्होंने नर्क बनाया है, हमारे जीवन में ऐसी मानसिक यातनाएं दी है, मेंटल एंड इमोशनल टॉर्चर किया है कि हमने उन्हें माफ़ ही नहीं किया है शायद। और जब तक, और हमें उन्हें माफ़ इसलिए नहीं करना है उनके लिए, अपने लिए, क्योंकि जब तक हम उन्हें माफ़ नहीं करेंगे हमारा मन शांत नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा स्वभाव रहम है, प्रेम है मूलभूत स्वभाव आत्मा का। नफरत, घृणा, बदला ये हमारा स्वभाव नहीं है। तो वो सारी आत्माएं, वो सारे लोग जो जीवन में आए, जिन्होंने हमें शायद सताया, बहुत दुख दिया, बहुत दर्द दिया, धोखा दिया, अपशब्द बोले, कठोर शब्द बोले, गलत व्यवहार किया, अपमान किया सबके सामने, हमारा मन कहीं ना कहीं उनके विरुद्ध में कुछ ना कुछ योजना बना रहा है। एक अंग्रेजी कवि लिखता है, व्हाट अ टैंगल्ड वेब वी वीव व्हेन वी फर्स्ट प्रैक्टिस टू डिसीव। किसी को फंसाने के लिए ऐसा जाल बुना कि खुद ही फंस गए। तो सबसे पहली बात, फॉरगिट, फॉरगिव। लाइफ इज नाउ, जो कुछ हो गया वो हो गया। दूसरी और एक बात इसके साथ जोड़नी है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हमने धोखा दिया, हमने कटु वचन बोले, हमने अपशब्द बोले, हमने इंसल्ट की, हमने बहुत दुख दिया उनको। उनसे मनसा से माफ़ी मांगनी है। ये 2 काम रोज सुबह करने हैं। उनको जाकर बोलने की आवश्यकता नहीं, हम सबसे पहले ये कार्य यहाँ चालू करेंगे। इमर्ज द सोल्स इन फ्रंट ऑफ द आइज, कि वो सब लोग हमारी आंखों के सामने हैं, या वो एक व्यक्ति, और उससे हमें रोज माफ़ी मांगनी है या उसे हमें रोज माफ़ करना है। ये 2 काम दिनचर्या में लाने हैं, और इसके लिए थोड़ा समय निकालना पड़ेगा अपने लिए, क्योंकि जब तक हम उससे माफ़ी नहीं मांगेंगे, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार हमने उनसे किया था, भले ही हमारा अहंकार मानने को स्वीकार नहीं करता अहंकार कि हमने गलती की, पर हमें अंदर पता है वो गलती थी और हमारी ही थी। इंग्लिश में एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है, सब डायरी में नोट करके रखना है, जीवन पर्यंत काम आएगा। इन द वॉर ऑफ ईगो द विनर इज लूजर। अहंकार के युद्ध में जो जीतता है वही हारता है। अहंकार का युद्ध जो है ना, जिसकी जीत हो गई तो सोचता है मैं जीत गया, वास्तविक में वो हार चुका है। फॉरगेट एंड फॉरगिव। उसके बाद है ग्रेटिट्यूड, अर्थात धन्यवाद। वो सारे लोग जिन्होंने हमारे साथ रहते हैं, जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, क्या कभी हमने उन्हें धन्यवाद कहा? थैंकफुलनेस, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। कभी उनसे कहा कि आपने जो कुछ हमारे लिए किया है हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। चलो यहाँ पर ही आप आए तो जिन बहनों ने आपको लाया, सबसे पहले तो उनका धन्यवाद। जहाँ आप रह रहे, यहाँ के सारे लोग, सारे व्यवस्थापक, उनका भी धन्यवाद, उस परमात्मा का भी धन्यवाद, सबका धन्यवाद। मन धन्यवाद के भाव से भरा रहे। ग्रैटिट्यूड हैज गॉट पॉजिटिव एनर्जी। धन्यवाद में, अहोभाव में सकारात्मक ऊर्जा है। जैसे ही धन्यवाद हम कहते हैं, मन शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो ये 3 काम हो गए। एक तो माफी मांगना, किससे मांगेंगे? किससे मांगेंगे? जिनको हमने दुख दिया है। दूसरा, माफ करना, किसको? जिन्होंने हमें दुख दिया है। और तीसरा, धन्यवाद। उसके बाद है हैबिट्स, आदतें। इस स्थान पर आए हैं, कुछ नई आदतों का निर्माण करना है। देखना है यहाँ के लोगों में ऐसी वो कौन सी अच्छी आदत है जो मुझ में नहीं है, या आपस में ही देखना है इन लोगों में ऐसी कौन सी आदत है जो मुझ में नहीं है। ऐसी कुछ आदतें निर्माण करना है, लिस्ट बनानी है कि ये 5 आदतें मुझे धारण करनी है और उस पर काम करना है। काम अभी से चालू करना है। देख लेना यहाँ से वहाँ की दिनचर्या को, देखना यहाँ से वहाँ के ऑफिस को, देखना यहाँ पर बैठे हुए वहाँ के कर्म को, वहाँ के कार्य को, वहाँ के परिवार को, यहाँ बैठे, क्योंकि आप इस समय
एक दूसरे क्षेत्र में है, यहाँ से अच्छे से देखा जा सकता है। पहाड़ है आबू, पहाड़ के ऊपर से सब दिखाई देगा कि यहाँ ये गड़बड़ है, ये जल्दबाजी का संस्कार है, ये झूठ का संस्कार है, ये धोखा देने का संस्कार है, ये हड़बड़ी करने का संस्कार है। वर्क ऑन द हैबिट। तो जब तक हम अपने आप को स्टडी नहीं करते, देयर कैन नॉट बी एनी हैप्पीनेस। सूक्ष्मता से अपनी ही आदतों को नहीं देखते, अपने आप को नहीं देख लेते कि ये है सोर्स जहां से दुख उत्पन्न हो रहा है, ये है दुख की गंगोत्री। यहां बैठे बैठे देख लेना है। आप लोग सब कल जाएंगे, आज रात में जाएंगे? कल? अभी भी बहुत समय है। परिवर्तन के लिए 1 सेकंड काफी है, तीर लगने के लिए 1 सेकंड काफी है। संसार में महान से महान परिवर्तन जो हुए हैं आत्माओं के, 1 सेकंड में हो गए। वो अंगुलीमाल जो इतना अपराधी था, महात्मा बुद्ध के संपर्क में आते ही हृदय परिवर्तन। वो जगई मदई दिखाया है चैतन्य महाप्रभु के, जैसे ही संपर्क में आते हैं परिवर्तन। ऐसे संसार में बहुत सारी लिस्ट है बहुत बड़ी, कि जैसे ही आ गए 1 सेकंड में परिवर्तन हो गया, क्योंकि जैसे मौन क्रांति घटित हो गई अंदर। ऐसा रियलाइजेशन होगा, ऐसा इलेक्ट्रिक शॉक कि लगा बस अब वो नहीं होगा जीवन में जो अब तक हो रहा है। अब विप्लव, अब क्रांति, अब रिवॉल्यूशन। और ये मौन क्रांति है, आत्म क्रांति है। और जो परिवर्तन होना है वो गहराई में होने चाहिए। जीवन सर्कल है, बीच में केंद्र में हम हैं, परंतु हम ज़्यादा समय परिधि पर बिता रहे हैं, ऑर्बिट पर। स्पिरिचुअलिटी इज अ जर्नी फ्रॉम ऑर्बिट टू द सेंटर। सेंटर में हम हैं, पर यहाँ हम बहुत कम समय है, हम बाहर घूम रहे हैं। जॉब, फैमिली, रिलेशनशिप्स, मनी, वेल्थ, नेम, फेम, ग्लोरी, वर्ल्डली थिंग्स, news, games, entertainments. Life is here at the center. The real music is the soundless sound. मौन का संगीत जो हृदय में है। तो आदत है। उसके बाद में है इनक्विजिटिवनेस, अर्थात उत्सुकता। आई फॉर इनक्विजिटिवनेस, उत्सुकता, उत्कंठा। ये क्या है, ये कौन सा स्थान है, ये लोग कौन से है, क्या ये है? मन में प्रश्न उठने चाहिए। ये सब जवान लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? संसार की चमक धमक छोड़ के यहाँ क्या कर रहे हैं? वाई दे आर हियर? और यहाँ पर एक काम तो हमेशा सबको करना है, जो हम हमेशा कहते हैं कि यहाँ पर जो आप सबसे ज़्यादा सीखेंगे वो यहाँ से जो स्पीकर सुना रहा है उससे कभी नहीं। जीवन का जो तंत्र है वो आपको मिलेगा यहाँ पे। जो काम करने वाली भोली भोली माता है, जिन्हें पता भी नहीं है शायद कॉन्फ्रेंस चल रही है, जो अपने कार्यों में अपनी सेवाओं में व्यस्त है, जो उनको बोलना भी नहीं आता है, पढ़ी लिखी भी नहीं है। कोई किचन में कोई भाई कोई झाड़ू लगा रहा है, उसको रोक कर पूछो कि भाई तुम यहाँ क्यों आए, वो ऐसा उत्तर देगा, दैट विल बी द ग्रेटेस्ट स्पीच। और उसके सामने ये सारे स्पीच धूल है, क्योंकि वो जो बोलेगा वो अनुभव बोलेगा। इनक्विजिटिवनेस, उत्सुकता, क्यूरियोसिटी जागृत करनी है। मन में विस्मय का भाव, यह है क्या, ये कौन सा स्थान है, ये कहाँ आ गए हम, ये जीवन ने कैसी करवट बदली, ऐसा क्यों लग रहा है कि अब कुछ तो बदलाव होने वाला है। उसके बाद है जे फॉर जर्नी, आंतरिक यात्रा करनी है।
बाहर की यात्राएं बहुत कर ली, अब अंतर्मन की यात्रा करनी है, अपने सबकॉन्शियस माइंड की यात्रा करनी है। कौन से नुक्स एंड कॉर्नर्स में क्या क्या छिपा हुआ है, कौन से कोने में कौन सा अंधकार छिपा हुआ है, यहाँ आना जैसे एक प्रकाश, एक टॉर्च आई है, वो टॉर्च से अपने आप अंदर ही जाना है, देखना है कौन से कोने में कौन सी फीलिंग, कौन से बदले का भाव, कौन सी घृणा, कौन सी नफरत, कौन सी कमजोरी, कौन सी विकार, कौन सी काम की वासना अंदर छिपी है, कौन सी अतृप्त इच्छा, कौन सी अमर्यादित इच्छा, और जो दुख का कारण है, उस टॉर्च को अपने ही अंतर्मन में, अपने अंतर्मन को प्रकाशित करना है। उसके बाद में है कीप फोकस्ड, के फॉर कीप फोकस्ड, वर्तमान में ध्यान रखना है। अतीत में जो हुआ हुआ, भविष्य अभी आया नहीं है। साइंस में कहते हैं प्रेजेंट इज द राइट टाइम, पास्ट एंड फ्यूचर इज सूडो टाइम। अब द पावर ऑफ नाउ, एक अंग्रेजी लेखक ने किताब लिखी है पावर ऑफ नाउ। अब में जीना है, बहुत अतीत में जी लिया, बहुत भविष्य में जी लिया, अब समय है अब का। वेयर आर आई एम लिविंग। हमारे मन में 24 घंटे कौन से विचार चालू रहते हैं? पास्ट में ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, पश्चाताप, दुख, दर्द। ये हम अब समय में जी रहे हैं। कम बैक टू दिस पॉइंट, कीप फोकस। उसके बाद है लव यूर सेल्फ, एल फॉर लव यूर सेल्फ, अपने आप से प्रेम करना है। हमें हमेशा बताया जाता है दूसरों से प्रेम करें, पर क्या हम अपने आप से प्रेम करते हैं? शायद नहीं। ऑल ऑफ अस समवेयर आर सफरिंग फ्रॉम सेल्फ विक्टिमाइजेशन, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, गिल्ट कॉन्शियसनेस, मेरे से अपराध हुआ, मेरे से पाप हुआ, ये नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। वो भाव इतना प्रगाढ़ है कि आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है, इतनी गिल्ट कॉन्शियसनेस अंदर है। स्वयं को भी माफ करना है। लव यूर सेल्फ, मोटिवेट यूर सेल्फ, एम फॉर मोटिवेट, अपने आप को ही उत्साहित करना है। ये दो काम करने हैं। सीखना है स्वयं से प्रेम कैसे करना। स्वयं से प्रेम करना अर्थात स्वयं को खुश रखना। जब जब हम दुखी हुए हैं, हम आत्मविरोधी हुए हैं, अपने ही खिलाफ हमने द्वंद्व किया है। जब जब हमारे अंदर अपराध भाव, गिल्ट कॉन्शियसनेस आया, माना कि पाप बहुत बड़ा था, परंतु अब अपने आप को भी माफ करना पड़ेगा, नहीं तो आगे बढ़ ही नहीं सकती आत्मा। जो बोझ है, भारीपन है, माफ करो। उसके बाद है नेचर, एन फॉर नेचर, अर्थात प्रकृति। प्रकृति में जाना है, प्रकृति का संगीत सुनना है। झरने, झाड़, पहाड़ियाँ, सौंदर्य, नदी। जिस वायुमंडल में आप, प्रांगण में यहाँ पर आप बैठे हैं, यहाँ ये सब कुछ है। ऐसा प्रतिम सौंदर्य और कहाँ होगा। और ये एक अवसर मिला है, नियति ने अवसर दिया है स्वयं को स्थिर करने का, एकाग्र करने का। यहाँ बहुत सारी बातें होगी, प्रोग्राम्स होंगे, परंतु वो सब देखते हुए भी साक्षी होकर देखना है। टू बी इन्वॉल्व एंड येट डिटैच्ड। बहुत सारी चीजें हो रही है, उन चीजों में अपने जीवन को भी देखना है। केवल वो मनोरंजन ना हो जाए, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी एंटरटेनमेंट। उसमें छिपी अलौकिकता को पढ़ना है। तो प्रकृति के सानिध्य में जाना है। जितने भी महान से महान कार्य संसार में हुए हैं, सब लोगों ने प्रकृति में जाकर किए हैं। A.R. रहमान ने एक जगह लिखा है, When I have to compose new music, I get detached from everywhere and I enter into myself, cocoon myself in some solitary place and then hear the music of the nature, and from there strikes the new chord, and from there the melody springs, and I forget that this song will become famous, and I forget that this song is going to hit the theaters of the world. I forget everything. Only the song remains and I remain. Only the music remains and I remain. माइकल जैक्सन ने एक जगह लिखा है, A time comes when I dance, when the dancer and dance become one. उस मौन को ढूंढना है इस प्रकृति में। तो जहाँ आप रहते हैं, समय निकालना है आधा घंटा और
प्रकृति के सानिध्य में जाना है। वो गार्डन हो सकता है, समुद्र है तो बहुत अच्छा, पहाड़ हो सकता है, कुछ भी नहीं तो सड़क, छत, कुछ भी, परंतु गो इन द लैप ऑफ नेचर and listen the beauty, listen the music, listen the rapture, the symphony, the melody. उसके बाद है ऑब्जर्वेशन, माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है हर चीज को। यहां पर आप है, माइन्यूटली ऑब्जर्व करो, वहीं बैठे बैठे हर चीज को ऑब्जर्व करो। कैसे ये हो रहा है, कैसे ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, कैसे अपने आप सब चल रहा है। संसार की हजारों कॉन्फ्रेंसेस देखी होगी, हलचल होती है, यहाँ ऑटोमेटिक चल रहा है। कैसे इतने सारे लोगों के लिए खाना बन रहा है, कैसे चाय बन रही है, कहाँ हलचल नहीं, कुछ नहीं, सब मौन में चल रहा है। कैसे, हु इज दिस, इज इट मैन और इट इज सम फोर्स डिवाइन? क्या मनुष्य का कार्य है, ईश्वरीय कार्य, क्या है ये? उसके बाद है पी, पॉजिटिव थिंकिंग। ये गुर सीख कर जाना है कि निगेटिव से निगेटिव परिस्थिति में पॉजिटिव कैसे सोचे। वर्स्ट सिचुएशंस में कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव छिपा हुआ है, ढूंढना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है, सर्च एंड ई शैल फाइंड, नॉक एंड इट शैल बी ओपन, आस्क एंड इट शैल बी गिवन। खटखटाओ तो दरवाजा खुलेगा, ढूंढो तो पाओगे, मांगो तो मिलेगा। बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। बहुत बड़ा पत्थर सामने, हनुमान चालीसा पढ़ने से कुछ नहीं होगा बैठ के। उद्यम, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। उसके बाद है क्यू, क्विट हैबिट। एक ऐसी बुरी आदत यहां पर छोड़कर जानी है जो लंबे समय से चल रही है और जो बहुत दुख दे रही है, मुझे भी और दूसरों को भी। ढूंढना है और उस पर काम करना है। उसके बाद है आर, रिलैक्सेशन टेक्निक्स। राजयोगा सबसे बड़ी रिलैक्सेशन टेक्निक है। यहाँ आप आए हैं, यहाँ पर लिटरेचर काउंटर में बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे ऑडियोज है, बहुत सारी सीडीज है। वो मेडिटेशन कमेंट्रीज लेके जाना है ताकि घर पर जाकर वो कमेंट्रीज रोज सुने और थोड़ा मेडिटेशन सीखे। उसके बाद है एस, अर्थात दो चीजें, साइलेंस एंड सॉलिट्यूड, मौन और एकांत। व्यस्त दिनचर्या में जहां पर केवल आवाज है और भीड़ है, उस भीड़ में एकांत को ढूंढना है। जहां आवाज ही आवाज, आवाज ही जहां, वहां मौन को ढूंढना है। ऐसी दिनचर्या में कुछ समय ऐसा निकालना है जहां मौन में रह सके, अपने साथ रह सके, नोबडी अराउंड, बस मैं और कोई नहीं। उसके बाद में है टाइम मैनेजमेंट। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम यहाँ नहीं लेंगे। उसके बाद में एस फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है। आपको इन दोनों विषयों के बारे में काउंटर पर बहुत सारी क्लासेस मिलेगी। लक्ष्य रखना है दिन में एक क्लास ज़रूर सुननी है। यहाँ पर बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल है ताकि मन में नया ज्ञान जाए, टू पंप न्यू नॉलेज इन द ब्रेन। क्योंकि ज्ञान प्रकाश है। अभी जो दुख है वो अंधकार है। दुख को मिटाना है, अंधकार को मिटाना है, तलवार से नहीं हटाया जा सकता, प्रकाश को लाना पड़ेगा और ज्ञान ही वो प्रकाश है। यू, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ एंड अदर्स। अपने आप को समझना है और अपने जिन लोगों के साथ रहते हैं उनको भी समझना है। वो समझता है, ये मुझे नहीं समझता, वो समझती है, ये मुझे कभी नहीं समझते। दो पति पत्नी अपने साथ 40 जीवन भर रहते हैं, बट दे कैनॉट से दैट आई हैव अंडरस्टूड हर फुल्ली। वेरी डिफिकल्ट। समझने का प्रयत्न करना है, उसकी भावनाएं क्या है, उसकी इच्छा क्या है। डोंट बिकम क्वीन ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन एंड किंग ऑफ डिस्टॉर्शन। उसके बाद है विजुअलाइजेशन। ये भी एक टेक्निक है, विजुअलाइज करना, देखना। उसके बाद है डब्लू, वेकिंग एंड वॉकिंग। अर्ली मॉर्निंग उठना और वॉकिंग के लिए जाना। जितना यहाँ आपने देखा होगा एक चीज़, सब लोग बहुत जल्दी अर्ली राइजर है, अर्ली वेकर है, बहुत जल्दी उठ जाते हैं और उठकर क्या करते हैं, प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्म तत्वम। उस आत्म तत्व का चिंतन, तद ब्रह्म निष्कलमहम न च भाति भूत संगम। ये देह मैं नहीं, मैं कुछ और हूँ, वो मेरा वास्तविक स्वरूप है। उस तत्व का, उस स्वरूप का चिंतन।
एक्सरे, एक्सरे अर्थात सेल्फ चेकिंग 2 बार, वाई योग निद्रा, और लास्ट है जेड झील एंड एंथुजियाज्म जेस्ट, जीवन में उमंग उत्साह। योग निद्रा एक बहुत बड़ा विषय है जिसको हर एक को सीखना है। योग निद्रा क्या होती है, सोने की विधि, किस तरह हम सोते गए, बेड पर गए और लेट गए, कुछ टेक्निक है, बहुत सारा रिसर्च हुआ है इसके ऊपर, चालू है रिसर्च, कुछ स्टेप्स है, 8 स्टेप्स ऑफ योग निद्रा। गए, पहले शरीर को रिलैक्स करना, रोटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना को घुमाना, श्वास के ऊपर ध्यान देना, एक श्रेष्ठ संकल्प करना और करते करते फिर सोना, क्योंकि रात का सोते समय जो विचार है उठते समय वही पहला विचार है। तो ये टोटल 26 स्टेप्स है, 26 मेथड्स स्टार्टिंग फ्रॉम A टू Z। इनमें से अगर एक भी ला लिए जीवन में तो बाकी 25 अपने आप आएगी। इसलिए फिर से अलर्ट होके बैठेंगे। ओम शांति।